बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम जो हिटलर वाला चैप्टर था उसका आखिरी प्रश्न उत्तर का पार्ट बना रहे हैं ना। तो आज हम प्रश्न नंबर आज हम प्रश्न नंबर जो है 5 और 6 कंप्लीट करेंगे, है ना। कुल 6 थे आपके उसमें, तो प्रश्न नंबर 5 और 6 है ना, ये हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न आपका था वो था कि उस समय क्या स्थिति थी, है ना। यानी हिटलर के टाइम में जो है महिलाओं की स्थिति क्या थी, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हिटलर के लिए क्या थी महिलाएं, उसने क्या बोला था, है ना। तो सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है। ठीक है, उसके बाद उत्तर पे आप चर्चा करेंगे। तो प्रश्न है 5 और 6, है ना। ये गलत हो गया, 5 नंबर, ये 4 नंबर नहीं है, प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5। और 5 है कि नाथसी समाज में महिलाओं की स्थिति और उसके अलावा भूमिका, औरतों की क्या भूमिका थी नाथसी समाज में। उसके अलावा है कि फ्रांसीसी क्रांति और नाथसी शासन में औरतों की भूमिका के बीच में क्या फर्क था, मतलब दोनों में क्या अंतर था। तो यहाँ थोड़ा सा हम जानते हैं कि अभी मैंने आपको पिछले उसमें बताया था, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि नाथसी समाज में महिलाओं की स्थिति ये थी कि वो घरेलू कामकाज, उन लोगों का ऐसा सोच था कि महिलाओं को चूंकि भिन्न है पुरुषों से, तो उन्हें पुरुषों की बराबरी नहीं करनी चाहिए और उनका काम है घर संभालना और अच्छी शुद्ध नस्ल के, शुद्ध आर्य नस्ल के बच्चे पैदा करना, उनकी परवरिश करना और जो आर्यों की नस्ल की शुद्धता बनाए रखना। इसलिए उनको हिदायत दी जाती थी कि वो यहूदियों से दूर रहें, है ना। और अगर ऐसा होता था तो उन महिलाओं को दंडित किया जाता था अगर वो यहूदी से किसी से विवाह कर लेती थी। तो उन्हें विवाह की भी स्वतंत्रता नहीं थी और कहीं ना कहीं थोड़ा सा बंधन में थी, है ना। तो हम देखें नाथसी समाज में महिलाओं की स्थिति, तो यहाँ स्त्रियों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। उनका काम केवल घर संभालना व शुद्ध जर्मन आर्यों की नस्ल को बढ़ाना, है ना, था। रक्त व नस्ल की शुद्धता का दायित्व उन पर था, है ना। यानी उनका दायित्व क्या था कि वो रक्त की शुद्धता और नस्ल की शुद्धता को बनाए रखें, ये जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। ठीक, वहीं फ्रांसीसी समाज की हम बात करें तो फ्रांसीसी समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में करेंगे। फ्रांस में महिलाएं जो है वो घर के साथ साथ बाहर के भी काम करती थी। वो सिलाई बुनाई, सब्जी आदि बेचना, दूसरों के घर, जो बड़े लोग होते थे पैसे वाले, उनके घर में जाकर काम करती थी, है ना। और उन्होंने एक क्लब भी बना रखे थे, है ना। तो उन्होंने क्लब भी गठित किए थे जो उनके अधिकारों की मांग उठाते थे। जो फेमस क्लब था, करीब 60 क्लब थे उस समय। तो फेमस क्लब था वो था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक विमेन। ये इंपॉर्टेंट, मतलब बड़ा एक क्लब था। तो यहाँ पर महिलाएं आती थी, समय व्यतीत करती थी और अपने अधिकारों की बात करती थी। ये जो क्लब थे यहाँ से महिला अधिकार, चूंकि महिलाओं को वहाँ पुरुष नागरिकों को मताधिकार प्राप्त था, है ना, महिलाओं को नहीं था। तो वो ये मांग उठा रही थी कि जो राजनीतिक अधिकार है, मतदान का अधिकार है, वो महिलाओं को भी मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं फ्रीडम ज़्यादा थी और जो बड़े घर की महिलाएं थी उनको पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का भी अवसर प्राप्त था। और जब पुरुष सारे चले गए थे वहाँ पर तो महिलाएं काफ़ी कुछ संभालती थी स्थितियाँ, है ना। तो अगर कहने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं बेटर स्थिति में थी नाथसी समाज की महिलाओं की अपेक्षा फ्रांसीसी समाज की महिलाएं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6 है कि नाथसी लोगों ने लोगों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए थे, है ना। नियंत्रित करने के लिए मतलब क्या ऐसा किया था कि जिससे सारे जो लोग थे, जर्मनी के युवा वर्ग थे, वो कैसे उसके दीवाने हुए। तो नाथसियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर, तो इसके लिए हम कहेंगे सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की कि नाथसी विचारधारा की घुट्टी बच्चों को पिलाना, है ना। वो छोटे छोटे बच्चे जो थे उनको ऐसा ट्रेंड कर देते थे कि वो सिर्फ वही सोचते थे, वही देखते थे जो वो कहते थे। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया, यहूदी
यहूदी व जर्मन बच्चों को पृथक बैठाया जा, यानी अलग बैठाया जाता था, है ना, स्कूलों में पृथक बैठाया जाता था। उनका पाठ्यक्रम बदल दिया गया था, पाठ्यक्रम में वो चीजें शामिल कर दी गई थी जो नाज़ी सोच को बढ़ावा देती थी, है, बहुत सारा है। दूसरा है मीडिया और संचार साधनों का अपने लिए प्रयोग। दूसरा जो है मीडिया व संचार साधनों का अपने लिए प्रयोग किया, है ना। और उसके अलावा तीसरा जो था वो तो भ्रामक व महिमा मंडित प्रचार प्रसार। भ्रामक व महिमा मंडित, अभी एक्सप्लेन करूंगी मैं, है ना, इन पॉइंट्स को। महिमा मंडित प्रचार प्रसार उसके अलावा और जो एक पॉइंट है वो है जर्मन नार्डिक आर्यों को श्रेष्ठ साबित करना। और उसके बाद एक और पॉइंट है, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन जो है कल्पना लोक के स्वप्न दिखाना। कल्पना लोक का दर्शन, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको पॉइंट्स के साथ आप अंदर लिख लेना, ठीक। तो पहला जो हम बात करेंगे कि नाज़ी विचारधारा की घुट्टी बच्चों को पिलाई जाती थी। सबसे पहले उन्होंने छोटे छोटे बच्चों से इसकी शुरुआत की, सोच बदलने की। कहते हैं ना, सोच बदलती है तो विचार बदलते हैं। तो ऐसे ही अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए जो यहूदी थे उनके साथ तो उन्होंने उनको बाहर निकाला, यातना गृह में भेजा, सब कुछ किया। लेकिन जो जर्मनी के लोग थे उनको कैसे बस में किया, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, बच्चों को अलग स्कूलों में यहूदियों के बच्चों से अलग बिठाया जाता था। उसमें भी फिर जांच करवाई जाती थी। जो शुद्ध आर्य नस्ल के बच्चे थे उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था, है ना, उनको आगे बढ़ाया जाता था। इसी प्रकार से पाठ्यक्रम बदला, है ना। पाठ्यक्रम में वो चीज़ें शामिल की सिलेबस में कि जो नाज़ी विचारधारा को, उनकी सोच को आगे बढ़ाती है, उसको पुष्ट करती हूँ। तो जब बच्चे छोटे से वो चीज़ें, उनने एक जिम्मेदारी दी थी, क्लब गठित किए थे जिसमें कि ये जिम्मेदारी दी गई थी कि इन बच्चों को ऐसे लैस करो कि ये राष्ट्रवादी समाजवाद की भावना से ओतप्रोत हो जाए, है ना। उसके अलावा मीडिया और संचार साधनों का अपने लिए प्रयोग, यानी जो संचार के माध्यम थे उस समय, जो भी दूर टीवी था, है ना, समाचार पत्र थे, रेडियो था, सभी को उन्होंने इस प्रकार से प्रसारित करवाई चीजें कि वो सिर्फ हिटलर के फेवर में थी, नाज़ी विचारधारा के फेवर में थी, है ना। इस तरह से उन्होंने अपने लिए प्रयोग किया। तो लोग जब मीडिया जो बोलते हैं वो तो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, है ना। तो इसलिए भी वो उनके बारे में सोचने लगे और उन्हीं की सोच को सही ठहराने लगे। अगला जो है भ्रामक व महिमा मंडित प्रचार प्रसार, यानी जो नाज़ी लोग थे, नाज़ी पार्टी के लोग, वो हिटलर को मसीहा की तरह प्रस्तुत कर रहे थे कि यही है जो पालनहार है, तारनहार है, यही हमें मुक्त कराएगा, हमारी अपमान का बदला लेगा, है ना, जर्मनी को फिर से एक विश्व साम्राज्य गठित करेगा जर्मनी का। तो ये सारे ख्वाब दिखाए गए थे उनको। फिर है जर्मन नार्डिक आर्यों को श्रेष्ठ साबित करना, यानी उन्होंने ये फैलाना शुरू कर दिया कि केवल आर्य ही हैं जो इस लायक हैं कि वो संसार पर शासन कर सके। और उसके लिए उनके अंदर वो भावनाएं पैदा करना जिससे कि वो अपने आप को श्रेष्ठ समझे। और एक दर्शन दिया कि भाई हम श्रेष्ठ जर्मन आर्यों के पूरे उसमें नस्ल पैदा करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे और वो सब सारे समाज पर शासन करेंगे, है ना। और उसके बाद है कल्पना लोक का दर्शन, यूटोपिया जिसको कहते हैं। उन्होंने जिसका एक बनाया कि एक ऐसा साम्राज्य होगा जिसमें केवल जर्मन आर्य ही होंगे और वही श्रेष्ठ नस्ल हैं और उनको ही जीने का अधिकार है ना। इवन जर्मनी के जो अक्षम लोग थे, विकलांग लोग थे, उनको भी उन्होंने यातना गृह में और मारने के लिए भेज दिया। तो ये सारे वो किए थे। नियंत्रण इस प्रकार का था उनका, प्रचार प्रसार, भाषण। हिटलर अपने आप में बहुत बड़ा वक्ता था और वो जब भाषण बोलता था तो लोग जो है आकर्षित थे। जो युवा थे उनमें जुनून था हिटलर के लिए, क्योंकि एक ख्वाब दिखाया था, है ना। तो इस प्रकार से
ये सारे साधनों का प्रयोग करके उन्होंने जनता को नियंत्रण में किया। जनता जब बस में हो गई तो फिर वो कुछ नहीं देखते थे। जैसे कि था ना, एक स्टोरी थी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, कोई बच्चा है, उसके पिता फांसी आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने यहूदियों के साथ वो किया था। तो एक डॉक्टर ऐसा कर रहा है यहूदियों के साथ क्योंकि उनको ऐसा ट्रेंड किया गया था, उनके दिमाग में ये बिठाया था कि हम जो कर रहे हैं वो हत्या नहीं है। हत्या जैसा शब्द तो उन्होंने उपयोग ही नहीं किया, है ना। मुक्ति, कि हम मुक्ति दे रहे हैं उनको, वो उस लायक नहीं है इसमें संसार में जीने के लिए, तो उनको मुक्ति दे रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रचार किया, है ना, महिमा मंडन ज़्यादा किया। तो ये सारे साधन थे। तो इसके साथ ही ये वाला चैप्टर का अपने क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम नया चैप्टर लेके आएंगे। तो सभी को धन्यवाद, नमस्ते, ध्यान रखिए अपना।